हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर 92 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का सेगमेंटल स्पैन गिरने से हुई 6 मजदूरों की मौत ने निर्माण प्रक्रिया में बरती गई लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है। शुरुआती तौर पर इसे आंधी तूफान का परिणाम बताने वाली कार्यदायी संस्था और विभाग अब जांच के दायरे में है। प्रशासन भले ही अभी तक गुणवत्ता में कमी का कोई स्पष्ट तथ्य सामने न लाने की बात कह रहा हो, लेकिन हादसे ने पूरी निर्माण प्रक्रिया को जांच के दायरे में ला दिया है। आपको बता दें कि कुरारा काशीर परसनी मार्ग पर बेतवा नदी में करीब 92 करोड़ से पुल का निर्माण कार्य हो रहा था। हादसे में पुल का निर्माणाधीन हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो इस हादसे में सुरक्षित बचे मजदूरों ने यह बताया कि तेज आंधी के दौरान पुल और पिलर में कंपन महसूस हो रहा था और कुछ ही देर बाद निर्माणाधीन हिस्सा भरभरा कर अचानक गिर गया। मजदूरों के इन बयानों के बाद तकनीकी खामियों और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम के प्रबंधक निदेशक धर्मवीर सिंह ने भी हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जांच में किसी इंजीनियर या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुगी वगैरह भी पिटवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी, उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, परंतु प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि पुल निर्माणाधीन था और आज अर्ली मॉर्निंग 2:30 से 3 बजे के बीच बारिश और तूफान की वजह से कुछ मजदूर स्लैब के नीचे थे और अचानक उसी वक्त स्लैब गिर गई। स्लैब ये पूरी तरह से संभवतः फिक्स नहीं हुआ था, ऐसा जानकारी दी गई है और उसके कारण ये स्लैब गिरा, परंतु पूर्ण रूप से समिति तय करेगी कि कारण क्या थे स्लैब के गिरने के। बाकी सभी स्लैब सुरक्षित हैं और उन पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, मुआवजा का उन्हें प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। और आपदा आई है, आपदा में ये घटना घटित हुई है और निश्चित रूप से दुखद है और मैं इस घटना में स्वयं आप सबके मध्य उपस्थित हूँ और क्योंकि ये घटना एक ऐसी घटना है जो सबको विचलित करती है और सबका मन मस्तिष्क इससे खराब होता है। गिरने की क्या वजह लग रही है आपको? गिरने की वजह मुझे जो ये भयावह स्थिति पैदा हुई प्रकृति की, उसके कारण हुई है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की खामी नहीं है। जो भी ये दुर्घटना हुई है, जो भी लोग दोषी होंगे, क्योंकि जो मौके पर देखने पर महसूस हो रहा है जिस तरीके से इतना बड़ा पुल और भरभरा के गिर गया है, तो ये तमाम सारे प्रश्नवाचक चिन्ह सब लोगों के सामने है। इन सभी का जवाब जांच के पश्चात होगा। जांच में जो चीजें निकल करके आएंगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी दोषी होंगे, चाहे कार्यदायी संस्था हो, ठेकेदार हो, प्रशासनिक लोगों की भूमिका अगर कुछ निकल करके आती तो सारे लोग जो भी दोषी होंगे, तो हमारी सरकार इन सब चीजों के प्रति। यहाँ मेरे पापा काम करने आए थे, ड्यूटी मजदूरी करते हैं और हमारे यहाँ ड्यूटी करते हैं रात में और ड्यूटी करने आए थे, इसलिए यहाँ हमें मालूम नहीं था। हम रात को फोन भी किया था, जब आंधी आई थी तो कॉल नहीं उठाया था। तो फिर हम दूसरों को जो मतलब साथ में रहते हैं उनसे किया था, वो अंकल ने फिर बताया था। क्या हो गया? तो अंकल ने बताया था कि ऊपर से जो मतलब रखी पटियां, वो पटियां और मतलब शटरिंग से गिर गई नीचे। उसमें उस अंकल ने बताया, तब हम लोगों ने सब लोग को बताया, तब यहाँ पर हम आए। क्या पता चला? अब हम यहाँ आए, हमें किसी ने दिखाया नहीं है। कब डहा करप्शन का पुल, वो भी आपको बताते हैं। 40 सालों में 2130 पुल ढहे हैं।
मांडोवी ब्रिज हादसा गोवा में हुआ, जो कि 5 जुलाई 1986 में हुआ। कोटा चंबल ब्रिज हादसा राजस्थान में हुआ, जो कि 24 दिसंबर और 2009 में यह हादसा हुआ। दार्जिलिंग फुटब्रिज हादसा पश्चिम बंगाल में देखा गया 2011 में। वहीं विवेकानंद फ्लाईओवर हादसा कोलकाता में 31 मार्च 2016 में हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गई। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसा गुजरात में 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। मिजोरम रेलवे पुल हादसा हुआ है 23 अगस्त को 2023 में। बेतवा नदी पुल हादसा देखिए हमीरपुर उत्तर प्रदेश में 29 मई को हुआ, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गंभीरा ब्रिज हादसा गुजरात में, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ये 2025 में हुआ। देखिए अखिलेश यादव का कहना है कि इसकी वजह हर काम में 50% से भी ज्यादा कमीशन खोरी है। कभी पुल गिरता है, कभी पानी की टंकी गिर जाती है। अखिलेश यादव का कहना है कि हवा से टूट रहा है पुल, ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा। 2023-24 में पुल स्वीकृत हुआ था। बाबूराम निषाद जो कि राज्यसभा सांसद है, उनका बयान सामने आया इस पर। ठेकेदार के काम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है, मजदूर सामान की रखवाली कर रहे थे। तो बाबूराम निषाद का देखिए ये बयान है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के तांडव से हताहत हुए हैं मजदूर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनाएं हैं। सीएम ने कहा कि मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। तो देखिए ये वो तस्वीर है हमीरपुर की, जहां पर देखिए आंधी में कैसे भ्रष्टाचार का ये पुल गिर गया। 6 से ज्यादा लोगों की मौतें इसमें बताई जा रही हैं और तमाम सवाल देखिए इसमें खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए कि कोई इसे प्राकृतिक आपदा बताएगा, कोई ये कह रहा है कि ये सिस्टम की लापरवाही है। और बिल्कुल सिस्टम की लापरवाही देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है, पहला सवाल एक बड़ा ये खड़ा होता है कि जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था मौसम को लेकर, उसके बाद आखिर उस निर्माणाधीन पुल में क्यों कार्य चल रहा था। ये बहुत बड़ा सवाल देखिए इस वक्त खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पास पहले से अलर्ट पहुंच गया था तो आखिर जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो वहां पर कर क्या रहे थे, आखिर कैसे उनको परमिशन मिल गई कि आप वहां पर अभी भी निर्माण कार्य करें पुल का, ये इजाजत आखिर किसने दे दी, ये एक बहुत बड़ा सवाल देखिए खड़ा होता हुआ नजर आता है। अखिलेश यादव देखिए जिस तरीके से ये सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं कि एक ऐसा पुल जो कैसे आंधी आने से गिर गया, जब लोग इस पुल पर चढ़ेंगे चलेंगे तब आखिर कैसे स्थिति होगी, इसका अंदाजा जनता खुद लगा सकती है। तमाम सारे सवाल देखिए इस वक्त खड़े हो रहे हैं हमीरपुर हादसे को लेकर। ये जो हादसा हुआ है ये वो वाकई एक बहुत बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है और ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े करता हुआ प्रशासन पर भी नजर आ रहा है कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि देखिए कैसे आधी रात में आंधी बारिश आती है, तूफान आता है और निर्माणाधीन पुल जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ था 92 करोड़ की लागत से अचानक गिर गया। वहां पर तमाम मजदूर काम कर रहे थे और ये सवाल बिल्कुल उठना है और ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था उसके बाद आखिर जो वहां पर मजदूर हैं वो क्यों काम कर रहे थे, उनको परमिशन आखिर किसने दे दी। एक बड़ी लापरवाही, ये घोर लापरवाही सिस्टम के सामने निकल कर आई है, प्रशासन के सामने निकल कर आई है। और अब जवाबदेही की जब बात आती है तो किसी का कोई भी बयान इस पर सामने नहीं आता है, किसी के पास कोई इसका जवाब नहीं है। उन परिवारों के आंसू जब आप देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। किस तरीके से तमाम बच्चियां देखिए वहां पर पहुंचती हैं, जैसे ही एक खबर मिलती है कि कोई उनका भाई वहां पर काम कर रहा था, किसी का पिता काम कर रहा था, ये सूचना जब घर पर पहुंचती है तो मातम पसर जाता है और उसके बाद क्या स्थिति वहां की होती है ये शायद कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उन परिवारों पर आखिर क्या बीत रही होगी। और सवाल ये कि आखिर क्यों चुप्पी साधे हुआ है सिस्टम, क्यों इतनी लापरवाही देखी जाती है। कभी पानी की टंकी भर भरा कर गिर जाती है, कभी पुल हादसे हो जाते हैं, आखिर कैसे ये हो जा रहे हैं। सिस्टम की ये नाकामी है या फिर इसे आप प्राकृतिक आपदा कहेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स को नाम दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जब इस तरीके से कोई घटना घटित होती है तो उसको कैसे उस पर लीपा पोती का काम कर दिया जाता है और इसके पीछे हर किसी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश, लेकिन जिसकी जवाबदेही होती है वो
शांत बैठता है। और हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर 92 करोड़ की लागत से जो पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, सेगमेंटल स्पैन गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे, सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएंगे, या फिर आप कह देंगे कि यह प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है जिस पर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता? सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है कि कैसे इन मामलों में लीपापोती कर दी जाती है, लेकिन उन परिवारों का दर्द आखिर कौन समझेगा जिनके पास इस हादसे की जब खबर जाती है? किसी का भाई वहां पर काम कर रहा था, किसी के पिता काम कर रहे थे, किसी का पति काम कर रहा था, और जब ये खबर पहुंचती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है? वो परिवार कैसे टूट जाता है जो अकेला आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, काम कर रहा है, और एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। देखिए, शुरुआती तौर पर अगर बात करें, इसे आंधी तूफान का परिणाम बताने वाली कार्यदायी संस्था और विभाग अब जांच के दायरे में खड़ा हो चुका है। प्रशासन भले ही अभी तक गुणवत्ता में कमी का कोई भी स्पष्ट तथ्य सामने ना आने की बात कह रहा हूं, लेकिन हादसे ने पूरी निर्माण प्रक्रिया को जांच के दायरे में ला दिया है, और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा ये ऐसे ही नहीं हो गया। अगर आपके पास पहले से अलर्ट आया था, उसके बाद आखिर इन मजदूरों को किसने परमिशन दी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि आखिर क्या कर रहे थे वो लोग? अगर पहले से अलर्ट था तो कैसे मजदूरों को परमिशन मिल गई? अगर मजदूर कर भी रहे थे काम तो क्यों उनको ये नहीं बताया गया कि मौसम का अलर्ट आया है, आप अभी इस जगह को छोड़ दें, आप कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाएं, वहां पर आप रहे, जब मौसम सही हो जाएगा उसके बाद काम को शुरू किया जाएगा। और आधी रात में देखिए यह हादसा हुआ, लेकिन आज किसी के पास इसे लेकर कोई भी जवाब नहीं है। ये सिस्टम फेलियर नहीं तो इसे आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा को वाकई कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल इस बात को मानना है, लेकिन जवाब जहां पर देना होता है, जहां पर जवाबदेही होनी चाहिए, वहां पर जब लोग सोच जाते हैं कोई जवाब नहीं होता है, उसके बाद तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए नजर आ जाते हैं। और शायद ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, कैसे आंधी में एक पुल गिर जाता है, आखिर इसमें भ्रष्टाचार नहीं था तो कैसे कोई आंधी तूफान इतने बड़े पुल को गिरा सकती है? आप खुद ये सोचिए, क्योंकि लोगों के घर भी बने होते हैं, क्या वो ढह गए? जिसका जवाब नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरीके से काम चल रहा होगा, किस तरीके से मटेरियल इसका होगा, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? आप खुद ये सोचिए और खुद इसका जवाब देखिए। ये जो 6 मौतें हुई हैं, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन, और इसकी जवाबदेही आखिर कौन देगा? परिवार ये रो रो कर सवाल कर रहा है। मासूम बेटियां देखिए कुछ के सवाल कर रही हैं, पत्नियां सवाल कर रही हैं जिनके पति इस हादसे में अब नहीं रहे, वो सवाल कर रही हैं कि क्या उनके परिवार को वापस से जोड़ा जा सकता है? आप लेकर आ पाओगे? जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। कुरारा काशीर परसनी मार्ग पर बेतवा नदी में करीब 92 करोड़ की लागत से आपको बता दें कि इस पुल को बनाया जा रहा था। हादसे में पुल का निर्माणाधीन हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे में सुरक्षित बचे मजदूरों ने बताया है कि तेज आंधी के दौरान पुल और पिलर में कंपन महसूस हो रही थी। जी हां, जो वहां पर मजदूर कार्य कर रहे थे, जब उनको पता चला, जो आज बचे हुए हैं, आज उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, आप खुद देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जब आंधी आई उसके बाद पुल जो था, जो पिलर बने हुए थे, उसमें कंपन महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद जो निर्माणाधीन हिस्सा है वो भरभरा कर पूरी तरह गिर गया। मजदूरों के इन बयानों के बाद तकनीकी खामियों और सुरक्षा मानकों पर भी बिल्कुल सवाल उठने लगे हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि तमाम ऐसे मामले पहले भी हम देख चुके हैं जिसमें ऐसे ही मजदूरों की मौत हो जाती है, लोगों की जानें चली जाती है, लेकिन इसके पीछे कोई भी जिम्मेदार अपना जवाब नहीं देता है। और देखिए, ऐसे मामलों में कार्रवाई की बातें कही जाती है, जांच की बातें कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जब आप खुद सुनेंगे कि वो परिवार जो आज टूट चुके हैं पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से, सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से, कैसे किसी का पिता जब काम करने के लिए, सोचिए जरा, आप अंदाजा लगाइए कि कोई पिता काम करने के लिए गया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसके घर पर खबर पहुंचती है कि अब इतना बड़े हादसे में वो नहीं रहे, क्या बीतती होगी उन बच्चियों पर
जरा आप खुद उनकी कहानी सुनिए। यहाँ मेरे पापा काम करने आए थे, ड्यूटी मजदूरी करते हैं और हमारे यहाँ ड्यूटी करते हैं रात में, और ड्यूटी करने आए थे, इसलिए यहाँ हमें मालूम नहीं था। हम रात को फोन भी किया था, जब आंधी आई थी तो कॉल नहीं उठाया था। तो फिर हमने दूसरों को जो मतलब साथ में रहते हैं उनसे किया था। वो अंकल ने फिर बताया था। क्या हो गया? वो अंकल ने बताया था कि ऊपर से जो मतलब रखी पटियां, वो पटियां और मतलब शटरिंग से गिर गई नीचे। उस अंकल ने बताया, तब हम लोगों ने सब लोग को बताया, तब यहाँ पर हम आए। क्या पता चला? अब हम यहाँ आए, हमें किसी ने दिखाया नहीं है। तो आप देखिए, ये वो बच्चियां हैं जिनके पिता काम करने के लिए गए हुए थे, मजदूरी करते थे, लेकिन कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिली। बच्चियों का देखिए, आप खुद दर्द सुनिए और समझिए कि कैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पिता को फ़ोन भी लगाया था, लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि इस तरीके से जब तूफान आया, आंधी आई, तो कहीं ना कहीं परिवार भी परेशान हो गया था। हालचाल जानने के लिए पिता को फ़ोन किया गया, लेकिन कोई भी जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई। और उसके बाद जब ये पता चला कि इस तरीके से हादसा हुआ, पूरा परिवार पहुंचा, लेकिन कुछ भी खबर नहीं, यहाँ तक कि जो उनके पिता हैं, देखने तक को उनको नहीं मिला। ये स्थिति है आज कि कैसे सिस्टम की ये बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार की ये बड़ी लापरवाही और तमाम सवाल उठाते हुए आज नजर आ रही है। और इसी खबर पर देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी के नेता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार ने त्वरित संज्ञान लिया, उन परिवारों को राहत देने की सरकार काम कर रही है, और 2-1 अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार ने किया है। यह राजनीति का विषय नहीं है, ये संवेदना का विषय है। और नेचर का, जब प्रकृति को तो कोई रोक नहीं सकता, आंधी के कारण जो आंधी की रफ्तार थी वो इतनी तेज थी कि जिसके कारण ये घटना घटी। ये दुखद है। सरकार उन परिवारों की पूरी मदद कर रही है। स्पीकर वो वीरभैया के इस्तीफा के बाद शुक्रवार को अखिलेश उसके राहुल की बैठक हुई है, कोई हल नहीं निकल रहा है। इसके बाद कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब ये कांग्रेस पार्टी किस तरह से काम करती है और जनता जनार्दन में किस तरह से उसका। तो आपने सुना कैसे इस हादसे के बाद इसे प्राकृतिक आपदा बताकर कहीं ना कहीं इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप खुद समझिए कि ये क्या वाकई महज एक प्राकृतिक आपदा है, ये महज एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है? अगर आप खुद भी ये सवाल सोचेंगे तो शायद आप भी इसका जवाब नहीं में ही देंगे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा पुल गिर जाना महज आंधी से, ये क्या वाकई संभव है? आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए, क्योंकि लोगों के घर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, जब आंधी आती है तो वो नहीं टूट कर गिर जाते हैं, वो इस तरीके से बिखर नहीं जाते हैं। तो आखिर इतना बड़ा जो पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, 92 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया जा रहा था, और महज एक आंधी से वो पुल भरभरा कर ढह गया, 6 लोगों की जान ले लेता है जो मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं। तो इन तमाम सवालों से पल्ला झाड़ने के लिए शायद ये जवाब बड़ी ही आसानी के साथ दिया जा सकता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है, इस पे मानव का कोई भी कंट्रोल नहीं है, इंसान इस पर कोई भी अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन इससे बचने के उपाय तो इंसान के पास है, आपके सिस्टम के पास है। ये सवाल आज वो पीड़ित परिवार कर रहा है, ये सवाल आज जनता कर रही है कि आखिर इस तरीके से लापरवाहियां कब तक होती रहेंगी और कब तक ऐसे ही जवाब देते हुए इस मामले में पल्ला झाड़ लिया जाएगा। और देखिए, इस मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, वो भी जरा सुनिए। दर्दनाक घटना है और दुखद है। मृतक के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं
और प्रशासन से मांग करते हैं कि ये दैवीय आपदा है, इसमें तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहायता दी जाए और जो लोग घायल हैं, अस्पताल में इलाज हो रहा है, उनको अच्छे ढंग से इलाज कराया जाए जिससे उनके जीवन को बचाया जा सके। वहीं अब बात करेंगे मौसम की। नौतपा की भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में आंधी बारिश ने कहर बरपाया है। लखनऊ समेत पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों और तराई क्षेत्रों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ जिलों में ओले भी गिरे, इससे कच्चे मकानों की दीवारें गिर गई, टीन शेड उड़ गए, सैकड़ों पेड़ गिर गए, खंभे गिरने से बिजली आपूर्ति तक ठप हो गई। इस बीच अलग अलग जिलों में हुए हादसों और बिजली गिरने से प्रदेश भर में 28 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम के कारण भारी तबाही का संज्ञान लेते हुए सभी डीएम को बचाव कार्य तेज करने, नुकसान का आकलन करने और राहत राशि जल्द जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, कुछ जगहों पर जब मौसम में बदलाव देखने को मिला तो कैसे वो राहत लेकर आया, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच जब आंधी और बारिश आती है तो मौसम सुहावना हो जाता है, लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। लेकिन वही आंधी बारिश कुछ लोगों के लिए कैसे मुसीबत बनकर आई, कैसे तबाही लेकर आई, उसकी जरा ये तस्वीरें आप देखिए। यूपी में आंधी बारिश कुछ जगहों पर कहर बनकर टूटी है। जी हां, पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कई जगहों से तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर आंधी बारिश ने जमकर अपना कहर दिखाया। लखनऊ समेत बात करें पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो देखिए कई जिलों में और तराई क्षेत्रों में आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ जिलों में ओले भी गिरे, इससे कच्चे मकानों की दीवारें गिर गई, टीन शेड्स उड़ गए, सैकड़ों पेड़ गिर गए, खंभे गिरने से बिजली तक ठप हो गई। और इस बीच अलग अलग जिलों में हुए हादसे भी सामने आए हैं। बिजली गिरने से प्रदेश भर की अगर बात करें तो 28 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौसम के कारण भारी तबाही का संज्ञान लेते हुए सभी जिला अधिकारियों को बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। नुकसान का आकलन करने और राहत राशि जल्द जारी करने के जो निर्देश हैं वो भी जारी किए हैं। फिलहाल कम में खबरों में इतना ही। आप देखते